स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो पहली नजर में बहुत मामूली सा लगता है। हम्म। किसी सरकारी इमारत का नाम बदलना। हमें जो स्रोत मिले हैं वो पश्चिम बंगाल में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किए जाने को एक बहुत बड़े और कह सकते हैं चिंताजनक ऐतिहासिक पैटर्न से जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना है कि क्या ये सिर्फ एक नाम की तख्ती बदलने की बात है या फिर ये किसी गहरे राजनीतिक बदलाव के संकेत हैं जिसकी आहट हमें इतिहास में पहले भी सुनाई दे चुकी है। बिल्कुल। इन दस्तावेजों का जो मूल विचार है वो प्रतीकात्मक रीब्रांडिंग के इर्द गिर्द घूमता है। सिंबॉलिक रीब्रांडिंग। हाँ, तर्क ये है कि बड़े और असल राजनीतिक बदलाव जमीन पर उतरने से बहुत पहले प्रतीकों में, नामों में, भाषा में होने लगते हैं। अच्छा। ये छोटे छोटे बदलाव आने वाले समय की एक झलक दे देते हैं। तो आज हम इन स्रोतों में दिए गए ऐतिहासिक उदाहरणों की पड़ताल करेंगे और फिर देखेंगे कि ये विश्लेषण भारतीय संदर्भ में कितना सटीक बैठता है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत दिया गया है जिसे वो सिमेंटिक कू डेता कहते हैं। सिमेंटिक कू डेटा। हाँ, यानी अर्थ का तख्ता पलट। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है और ये अधिनायकवाद या अथॉरिटेरियनिज्म के उदय से कैसे जुड़ा है? ये एक बहुत शक्तिशाली वाक्यांश है और इसे समझने के लिए हमें उस 3 चरणीय प्रक्रिया को देखना होगा जो स्रोत में बताई गई है। विश्लेषण के मुताबिक सत्ता का केंद्रीकरण रातों रात नहीं होता। इसका पहला चरण होता है प्रतीकात्मक परिवर्तन, सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ये सबसे हानि रहित लगता है। शहरों, सड़कों, इमारतों के नाम बदलना, नए प्रतीक गढ़ना। ठीक है। दूसरा चरण है संस्थागत कब्जा, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर, यानी धीरे धीरे स्वायत्त संस्थाओं जैसे न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया को कमजोर करना या उन पर नियंत्रण करना। और तीसरा और अंतिम चरण है कानूनी अधिनायकवाद, लीगल अथॉरिटेरियनिज्म। इसमें कानूनों को ही बदलकर सत्ता को एक व्यक्ति या एक पार्टी के हाथ में केंद्रित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक नाम बदलना वाकई इतना महत्वपूर्ण हो सकता है? मतलब आखिर नाम में क्या रखा है? लोग तो शायद इस पर ध्यान भी नहीं देते होंगे। स्रोत इसे अर्थ का तख्ता पलट क्यों कह रहा है? यही इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत का तर्क है कि ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये जनता की सोच में उस संस्था के अर्थ को बदलना है। सोच को बदलना? हाँ, इसका लक्ष्य किसी संस्था के मूल संवैधानिक उद्देश्य को धुंधला कर देना है। जब आप राजभवन को लोक भवन कहते हैं तो आप सिर्फ एक शब्द नहीं बदल रहे, आप वैधता का स्रोत बदल रहे हैं। लेजिटिमेसी। बिल्कुल। विश्लेषण कहता है कि इसके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, एक नई विचारधारा को लोकप्रिय बनाना। दूसरा, लोगों को भावनात्मक रूप से नई सत्ता से जोड़ना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होगा, है ना? हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, सत्ता के संतुलन को क्षेत्रीय स्वायत्तता से हटाकर एक केंद्रीकृत शक्ति की ओर ले जाना। ये एक तरह से वैचारिक जमीन तैयार करने जैसा है। ये वैचारिक जमीन तैयार करने वाली बात सुनने में तो बहुत एकेडमिक लगती है, लेकिन स्रोत का दावा है कि ये सिर्फ थियरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास में बार बार दोहराई गई एक सोची समझी रणनीति है। जर्मनी का उदाहरण तो वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, और ये पैटर्न सिर्फ एक विचारधारा तक सीमित नहीं है, यही इसे और ज्यादा कह सकते हैं खतरनाक बनाता है। अच्छा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि चाहे वो 1930 के दशक में जर्मनी में नाजियों का वोल्क्स शब्द का इस्तेमाल हो या रूस और चीन में कम्युनिस्टों का पीपल्स शब्द, रणनीति हूबहू एक ही है। वोल्क्स मतलब जनता। हाँ, जनता का नाजी जर्मनी में हर चीज के आगे वोल्क्स लगा दिया गया। वोल्क्स गिरिश्टहोफ यानी पीपल्स कोर्ट। पीपल्स कोर्ट नाम से लगता है कि ये अदालत जनता के लिए है, लेकिन असल में ये नाजी पार्टी का एक हथियार थी जो उसके राजनीतिक विरोधियों को बिना किसी निष्पक्ष सुनवाई के सजा देती थी। तो क्या इसका मतलब ये था कि पुलिस या दूसरी संस्थाओं का काम भी जनता की सेवा से ज्यादा पार्टी की विचारधारा को लागू करना बन गया था? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नाम बदलने से संस्था का चरित्र बदल जाता है। जब पुलिस स्टाट्स पुलिस आए यानी राज्य पुलिस से वोल्क्स पुलिस आए यानी जनता की पुलिस बन जाती है, तो ये एक संदेश देता है कि अब वो राज्य या संविधान के प्रति नहीं बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह है। और उस जनता की परिभाषा कौन तय करता है? वही तो, सत्ता में बैठी पार्टी। तो असल में पुलिस पार्टी की पुलिस बन जाती है। यही विश्लेषण का मूल तर्क है।
भाषा का इस्तेमाल करके एक झूठी एकता का एहसास दिलाना, जबकि असली शक्ति एक ही जगह केंद्रित हो रही होती है। और ये पैटर्न सिर्फ यमनी या फासीवाद तक ही सीमित नहीं था। स्रोत में स्टालिन के रूस और माओ के चीन का भी जिक्र है, जो तो बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाले देश थे। वहां क्या हुआ? यही तो इस पैटर्न की सार्वभौमिकता को दिखाता है। स्टालिन के रूस में मंत्रियों को पीपल्स कमिश्नर को, सरकारी विभागों को पीपल्स कमिश्नरिएट कहा गया। अच्छा। चीन में आज भी आपको पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स, हर जगह पीपल्स शब्द मिलेगा। हाँ, ये तो है। यहां तक कि उत्तर कोरिया में भी सुप्रीम पीपल्स असेंबली और पीपल्स पैलेस है। स्रोत बताता है कि इन सभी मामलों में एक साझा सूत्र है कि जनता के नाम पर एक व्यक्ति या एक पार्टी को असीमित अधिकार दे दिए जाते हैं। बिल्कुल। और लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को खोखला कर दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव हमेशा जनता को सशक्त महसूस कराने के नाम पर ही किया गया। तो मतलब अलग-अलग देश, अलग-अलग संस्कृतियां और बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं, लेकिन सत्ता पर कब्जा करने का जो रोड मैप है वो लगभग एक जैसा ही रहा है। एक जैसा ही रहा है। पहला कदम, भाषा और प्रतीकों को बदलो, फिर संस्थाओं पर कब्जा करो और अंत में कानून को अपनी मर्जी से मोड़ दो। स्रोत इसे इसी तरह एक स्थापित रोड मैप के तौर पे पेश करता है। ये दिखाता है कि नाम और प्रतीक बदलना उस बड़ी राजनीतिक परियोजना का पहला और शायद सबसे भ्रामक कदम होता है। भ्रामक क्यों? क्योंकि ये बहुत मासूम लगता है। ये जनता को ये महसूस कराने का एक तरीका है कि जो हो रहा है वो उनकी भलाई के लिए ही हो रहा है। ठीक है, इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझने के बाद अब वापस भारत पर आते हैं। राजभवन से लोक भवन में बदलाव को इस नजरिए से देखने पर क्या मतलब निकलता है? पहले तो ये समझते हैं कि इन दोनों नामों में फर्क क्या है। जैसा स्रोत ने समझाया है, राजभवन से क्या तात्पर्य है? विश्लेषण के अनुसार राजभवन एक बहुत ही तटस्थ और संवैधानिक शब्द है। हाँ, इसकी जड़ें ब्रिटिश राज में हैं, लेकिन आजाद भारत के संविधान ने इसे एक औपचारिक और कानूनी अर्थ दिया है। मतलब ये सिर्फ एक पद को दिखाता है? हाँ, यह सिर्फ राज्यपाल के पद और उनके आधिकारिक निवास को दर्शाता है। इसमें कोई भावनात्मक या राजनीतिक संदेश छिपा नहीं है। ये एक प्रशासनिक शब्द है, जैसे राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री आवास। और लोक भवन, इसका मतलब है जनता का घर। ये सुनने में तो ज्यादा लोकतांत्रिक और प्रगतिशील लगता है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हम राज की मानसिकता से निकलकर लोक यानी जनता के युग में आ गए हैं। और यही इस विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। ऊपरी तौर पर यह बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन स्रोत हमें इसकी गहराई में जाने के लिए कहता है। अच्छा। वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है, राज्यपाल को कौन चुनता है? राज्यपाल जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। लेकिन क्या ये तर्क दिया जा सकता है कि इसका उद्देश्य सिर्फ राजशाही या औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर लोकतंत्र को दर्शाना हो? राज शब्द में एक सामंती बू आती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और विश्लेषण इस पर सीधे तौर पर बात करता है। तर्क यह है कि अगर उद्देश्य सिर्फ औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाना होता तो कई और तटस्थ भारतीय शब्द इस्तेमाल किए जा सकते थे। जैसे राज्यपाल निवास या कोई और स्थानीय नाम। लोक शब्द का जानबूझकर चयन ही इसे संदिग्ध बनाता है। क्यों? क्योंकि यह शब्द सीधे सीधे उन ऐतिहासिक उदाहरणों से जुड़ता है जहां जनता शब्द का इस्तेमाल एक गैर निर्वाचित शक्ति को एक झूठी नैतिक वैधता देने के लिए किया गया था। तो आप कह रही हैं कि जब आप एक नियुक्त व्यक्ति के घर को जनता का घर कहते हैं तो आप एक तरह से ये संदेश दे रहे हैं कि वो राज्य की चुनी हुई विधानसभा से भी ज्यादा जनता का प्रतिनिधि है। बिल्कुल, यही धारणा बनाने की कोशिश है। यह एक सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली संदेश है। ये केंद्र द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति को राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों से ऊपर एक नैतिक आसन पर बिठा देता है। ये कहता है कि असली जनता की आवाज राज्यपाल है, न कि वो विधायक जिन्हें जनता ने सीधे वोट देकर चुना है। तो स्रोत के अनुसार ये संघवाद यानी फेडरलिज्म की भावना पर सीधा हमला है। हाँ, यह धीरे धीरे राज्य की स्वायत्ता को कमजोर करता है और सत्ता को केंद्र की ओर खींचता है। तो ये कथित वैधता
परसीव्ड लेजिटिमेसी को राज्य से केंद्र की ओर स्थानांतरित करने का एक तरीका है। और स्रोत का सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि ये वैचारिक जमीन तैयार करने का काम जर्मनी, रूस और चीन जैसे देशों में असल तानाशाही स्थापित होने से लगभग 3 से 5 साल पहले पूरा हो चुका था। हाँ, विश्लेषण इसी समय सीमा की ओर इशारा करता है। उसका तर्क है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक धीमी प्रक्रिया है। पहले आप भाषा और प्रतीकों के जरिए लोगों की सोच को बदलते हैं, फिर संस्थाओं को कमजोर करते हैं, और जब तक लोग समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, तब तक सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बदल चुका होता है। बिल्कुल। इसे राज्य की स्वायत्ता को धीरे धीरे खत्म करने और केंद्रीय अधिकार को बढ़ाने की नींव रखने के तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये विश्लेषण यही नहीं रुकता। ये काफी साहस दिखाते हुए भारत को इस ऐतिहासिक समय रेखा पर रखने की कोशिश भी करता है। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर दावा है वास्तव में। और यहाँ हमें ये साफ कर देना चाहिए कि हम सिर्फ उस स्रोत में प्रस्तुत किए गए विश्लेषण को बता रहे हैं, ये हमारा अपना निष्कर्ष नहीं है। सही है। उस तुलनात्मक मॉडल के आधार पर लेखक ये नतीजा निकालता है कि भारत ने चरण 1 प्रतीकात्मक नामाकरण को बड़े पैमाने पर पूरा कर लिया है। अच्छा। और ये सिर्फ लोक भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों वे नाम बदलने से लेकर नई इमारतों के निर्माण तक कई प्रतीकात्मक बदलावों को इसी श्रेणी में रखा गया है। और दूसरे चरण के बारे में स्रोत क्या कहता है, संस्थागत कमजोरी के बारे में? स्रोत का दावा है कि चरण 2 संस्थागत कमजोरी की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, इसके उदाहरण के तौर पर वो चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता पर उठ रहे सवालों का हवाला देता है। तर्क यह है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे उनकी निष्पक्षता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। और जब जनता का भरोसा इन संस्थाओं से उड़ जाता है, तो सत्ता के केंद्रीकरण का रास्ता साफ हो जाता है। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। हाँ। और क्या विश्लेषण तीसरे और चौथे चरण के बारे में भी कुछ कहता है, यानी कानूनी केंद्रीकरण और संवैधानिक पुनर्व्याख्या? हाँ, विश्लेषण ये भी बताता है कि चरण 3 कानूनी केंद्रीकरण के संकेत कुछ नए कानूनों में दिखाई देने लगे हैं, जहां राज्यों के अधिकारों को कम करके केंद्र को अधिक शक्तियां दी जा रही हैं। और चरण 4? और चरण 4 संवैधानिक पुनर्व्याख्या का जिक्र करते हुए ये कुछ अदालती मामलों और न्यायिक व्याख्याओं की ओर इशारा करता है, जहां संविधान की व्याख्या इस तरह से की जा रही है जो इस केंद्रीकरण का समर्थन करती है। एक बार फिर ये दोहराना बहुत जरूरी है कि ये पूरी व्याख्या और ये 4 चरणीय मॉडल उस स्रोत सामग्री में प्रस्तुत किया गया जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। ये विश्लेषण का एक ढांचा है, कोई पत्थर की लकीर या निश्चित भविष्यवाणी नहीं। हमारा काम यहाँ उस विश्लेषण को जस का तस बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत करना है। निश्चित रूप से हम इस विश्लेषण के लेखक नहीं हैं, हम केवल इसकी पड़ताल कर रहे हैं। इस विश्लेषण का मूल तर्क ये है कि इतिहास में कुछ पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं और ये आज के बदलाव उन ऐतिहासिक पैटर्न से मेल खाते हैं। तो ये एक पैटर्न की पहचान है। हाँ, ये एक पैटर्न की पहचान करने का प्रयास है, भविष्य की गारंटी नहीं। हमें इसे एक चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए, एक संभावना के तौर पर। तो कुल मिला के जो एक साधारण नाम बदलने की घटना के रूप में शुरू हुआ, राजभवन से लोक भवन, उसे इस विश्लेषण में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कदम के रूप में देखा गया। इसे एक बड़े ऐतिहासिक पैटर्न का हिस्सा माना गया है, जहां भाषा और प्रतीकों में बदलाव सत्ता के गहरे संरचनात्मक और कानूनी केंद्रीकरण का रास्ता तैयार करते हैं। बिल्कुल। इसका सार यही है कि भाषा और प्रतीक सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं, वे शक्तिशाली राजनीतिक हथियार हैं। राजनीतिक हथियार? हाँ, वे सिर्फ नाम नहीं हैं, वे विचार, वैधता और शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जरिया है। यानी ये विश्लेषण हमें सिखाता है कि हमें ऐसे बदलावों को सिर्फ सतही तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके पीछे छिपे गहरे मतलब को भी समझना चाहिए। हाँ, उनके गहरे मतलब और ऐतिहासिक संदर्भ को भी समझना चाहिए। ये हमें सतर्क रहने और छोटे छोटे बदलावों के बड़े नतीजों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। और ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर नामों और प्रतीकों में हमारी धारणा और राजनीतिक हकीकत को बदलने की इतनी ही ताकत है, तो हमारे सार्वजनिक जीवन में आज और कौन से ऐसे छोटे छोटे प्रतीकात्मक बदलाव हो रहे हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जिनकी ज्यादा बारीकी से पड़ताल किए जाने की जरूरत है।